हाँ भाई, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम किसको कहते हैं? रिप्रोडक्शन। कोई भी जीव अपने समान संतान को पैदा करता है उसे हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। कोई भी जीव जब अपने समान संतान को पैदा करता है तो उसे अपन क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन के नाम से हम उसको जानते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिख लो। वह प्रक्रिया बाद में करता हूँ, क्लास में होगी। हाँ भाई, वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपने समान, वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपने समान संतान को उत्पन्न करते हैं, वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपने समान संतान को उत्पन्न करते हैं उसे जनन कहते हैं, उसे जनन कहते हैं। जिसमें जीव अपने समान संतान को उत्पन्न करते हैं उसे जनन कहते हैं। फिर नीचे भ्रूण बनने से लेकर, भ्रूण का मतलब फीटस, एम्ब्रियो जिसको बोलते हैं, भ्रूण बनने से लेकर, हिंदी के ही हो क्या सारे? अच्छा चलो ठीक है, तो मैं तो हिंदी बोल दूंगा यार। भ्रूण बनने से लेकर शिशु जन्म तक की, शिशु जन्म तक की संपूर्ण प्रक्रिया, शिशु जन्म तक की संपूर्ण प्रक्रिया का अध्ययन क्या कहलाता है? भ्रूणिकी कहलाता है। भ्रूणिकी, एम्ब्रियोलॉजी। अंग्रेजी नहीं बोलनी ना, इंग्लिश आती है इतनी? ठीक है। भ्रूणिकी कहलाता है, यानी कि भ्रूणिकी जीव विज्ञान की क्या है? एक शाखा है। भ्रूणिकी क्या है? जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें हम कहाँ से कहाँ तक अध्ययन करते हैं। आप ऐसे याद कर सकते हो, भ्रूणिकी क्या है? जीव विज्ञान की एक शाखा है। आप शॉर्ट में भी इसको लिख सकते हो। भ्रूणिकी क्या है? जीव विज्ञान की एक शाखा जिसमें हम कहाँ से अध्ययन करते हैं। इसमें अंडाणु के निषेचन से लेकर, कहाँ तक का? अंडाणु के निषेचन से लेकर और कहाँ तक का? शिशु जन्म। अंडाणु के निषेचन से लेकर और कहाँ तक का? शिशु जन्म तक की प्रक्रिया का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। उस शाखा को, विज्ञान की उस शाखा को हम क्या कहते हैं? भ्रूणिकी कहते हैं। तो एक डेफिनेशन और लिख लो या करके, या अंडाणु के निषेचन से लेकर, या अंडाणु के निषेचन से लेकर शिशु जन्म तक की संपूर्ण प्रक्रिया, अंडाणु के निषेचन से लेकर शिशु जन्म तक की संपूर्ण प्रक्रिया का अध्ययन जीव विज्ञान की जिस शाखा में, संपूर्ण प्रक्रिया का अध्ययन जीव विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है, जीव विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है, हाँ, अंडाणु के निषेचन से लेकर शिशु जन्म तक की संपूर्ण प्रक्रिया का अध्ययन जीव विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे भ्रूणिकी कहते हैं। दो तरीके से मैंने डेफिनेशन लिखवा दिया आपको।
उसे भ्रूणिकी कहते हैं। बाकी लाइन तो इतनी सी इंपॉर्टेंट है दोनों परिभाषाओं में, आप देखोगे तो कहां से कहां तक, अंडाणु के फर्टिलाइजेशन से लेकर और शिशु जन्म तक की प्रक्रिया जो होती है वो क्या कहलाती है, भ्रूणिकी। फिर नीचे लिखो फादर ऑफ भ्रूणिकी, भ्रूणिकी के जनक, फादर ऑफ भ्रूणिकी, भ्रूणिकी के जनक कौन है, अरस्तु। भ्रूणिकी के जनक कौन है, अरस्तु। भ्रूणिकी के जनक कौन है, अरस्तु। उसके बाद अब देखो, कोई भी चीज जब अपने पास बनती है तो पहले तो उसकी शुरुआत जब हम करते हैं तो बहुत ही छोटा सा रूप हमारे पास होता है। जैसे आपको सर ने पढ़ाया, कोशिका आपने पढ़ी, कोशिका के बारे में शुरू में हमको छोटी सी जानकारी मिली, किसने दी थी, रॉबर्ट हुक ने दी थी। फिर धीरे धीरे हमारे पास माइक्रोस्कोप्स जो थे, सूक्ष्मदर्शी जो थे, उनका क्या होता गया, आविष्कार होता गया। और जैसे जैसे आविष्कार होता गया वैसे वैसे उन चीज़ों के बारे में हमको ज़्यादा जानकारी प्राप्त होने लगी। यस या नो? तो सबसे पहले जब इस शाखा की स्थापना हुई थी तब तो इसको केवल हमने नाम दिया भ्रूणिकी, और उस समय इसके जो स्थापना करने वाले व्यक्ति थे उसका नाम क्या था, एरिस्टोट। लेकिन बाद में धीरे धीरे इसके बारे में हमको ज़्यादा जानकारी प्राप्त हुई। तो ज़्यादा जानकारी प्राप्त हुई तो जैसे आप कोशिका में कहते हो, कोशिका विज्ञान के जनक कौन, रॉबर्ट हुक। फिर उसका विस्तृत रूप तैयार हो गया तो हमने उसको नाम दे दिया आधुनिक कोशिका विज्ञान। क्या कह दिया उसको, और आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक कौन हो गए, सीपी स्वानसन। ठीक इसी तरीके से भ्रूणिकी की स्थापना किसने की, अरस्तु ने। और आधुनिक भ्रूणिकी की स्थापना किसने की, वॉन बियर ने। किसने की, वॉन बियर। तो दूसरा एक लाइन और लिख लो, आधुनिक भ्रूणिकी के जनक, आधुनिक भ्रूणिकी के जनक कौन है, वॉन बियर। आधुनिक भ्रूणिकी के जनक वो कौन है, वॉन बियर। नाम लिखूं, वॉन बियर। पुराने स्टूडेंट भी हैं क्या कुछ, अकेला ही है तू बस, बाकी कहाँ गए तेरे साथ के सारे, भाग गए? आधुनिक भ्रूणिकी के जनक वॉन बियर। ठीक है, चलिए आगे। अब देखो, जनन कितने प्रकार का होता है, जनन कितने प्रकार का होता है, जनन होता है 3 प्रकार का। कौन कौन सा, एक को हम बोलते हैं कायिक जनन, सुना है, पढ़ा भी होगा पादपों में, है ना। एक को हम क्या बोलते हैं, अलैंगिक जनन। एक को हम क्या बोलते हैं, अलैंगिक जनन। और एक को हम क्या बोलते हैं, एक को हम बोलते हैं लैंगिक जनन। यानी कि जनन की जो प्रक्रिया है वो कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। कायिक जनन का मतलब जिसमें किसी भी जीव के कौन से भाग, हम बात करें 2 तरीके के अंग होते हैं हमारे शरीर में। एक तो कौन से होते हैं, या 2 तरीके की सेल्स होती है हमारी बॉडी में। एक तो कौन सी होती है, कायिक कोशिका, सोमेटिक सेल्स। और एक कौन सी होती है, जनन कोशिका। एक कौन सी है, जब जनन के अंतर्गत कौन भाग लेती हैं, जनन कोशिका जब भाग लेती है तब तो हम उसको नाम क्या देते हैं, अलैंगिक और लैंगिक। तब तो क्या कहते हैं उसको, अलैंगिक और लैंगिक कहते हैं। इनमें भी थोड़ा सा डिफरेंस करूंगा अभी मैं आगे चल के। लेकिन जब जनन कोशिका भाग नहीं ले और किसी दूसरे अंग के द्वारा जनन की प्रक्रिया हो तब वो क्या कहलाएगी, कायिक कोशिका। और उस जनन को क्या कहेंगे, जैसे अभी आप पढ़ते हो बरसात के मौसम में आप देखते हो शीशम का पेड़ के नीचे शीशम बहुत सारी उगाती है, नीम के पेड़ के नीचे निमोली गिरती है, बहुत सारी नींबू, यस या नो। या फिर जैसे आप गुलाब में देखते हो, तो आप एग्रीकल्चर के विद्यार्थी हो, ज़्यादा अच्छे तरीके से जानते हो, गुलाब का बीज तो होता नहीं है, तो क्या करते हैं, तना काटते हैं, कलम लगाते हैं, उसकी ग्राफ्टिंग जिसको अपन बोलते थे, उसकी एक टहनी काटी, उसी को ज़मीन में गाड़ दिया, थोड़े दिनों में वहीं से पौधा उग जाएगा। आप ईख बोते हो, कैसे बोते हो, ईख में भी सेम करते हैं। आँख होती है ना ईख की, जहाँ पर 2 पोरियाँ जुड़ती हैं, है ना। ऐसे गन्ना होता है, इस गन्ने के अंतर्गत छोटे छोटे क्या होते हैं, ये भाग होते हैं, जिसको आप क्या बोलते हो, पर्व कहते हो। याद है? हाँ। और जहाँ पर 2 पर्व जुड़े होते हैं उस स्थान को अपन क्या कहते हैं, पर्व संधि। तो ये स्थान पर्व संधि हो गया। ये स्थान क्या हो गया अपना, अरे भाई बदल जा यार, ये स्थान क्या हो गया, अरे हथियार है क्या ये अमित जी का। ये स्थान हो गया पर्व संधि, ये स्थान हो गया पर्व संधि, और इन दोनों के बीच का ये भाग क्या कहलाता है,
पर्व कहलाता है। अब आपने देखा होगा पर्व संधि जहां पर होती है वहां पर आपने ईंख खूब चूसी होगी ना, वहां पर एक इस तरीके की बीज के जैसी स्ट्रक्चर होती है, क्या बोलते हैं हम उसको, आंख। इसी तरीके से आलू में देखा होगा आपने, छोटे छोटे गड्ढे से होते हैं, वो क्या होती है, आलू की आंख, और वो क्या कहलाती है, उसकी जनन कोशिका के रूप में जानी जाती है। हालांकि वो वास्तव में जनन कोशिका है नहीं, लेकिन वहीं से नए पौधे का क्या होता है, निर्माण। तो ऐसे जनन को हम क्या कहते हैं, कायिक जनन। क्या कहते हैं इसको, या जैसे घास को आप देखो, उसको काट के घास को कहीं भी डाल दो, पत्तियों से ही क्या उगाती है, घास। जैसे आपने ब्रायोफिल्म पत्थर चट्टा में आपने पढ़ा होगा, उसकी पत्तियों से क्या होता है, जनन होता है, यस या नो। तो ऐसा जनन जिसमें जनन अंग भाग नहीं लेते वो क्या कहलाता है, कायिक जनन। और ऐसा जनन जिसमें जनन अंग भाग लेते हैं वो क्या कहलाता है, लैंगिक या फिर अलैंगिक। लेकिन अगर एक ही जनक भाग ले रहा है तो क्या कहलाएगा, अलैंगिक जनन। और दो जनक नर और मादा भाग ले रहे हैं तो क्या कहलाएगा, लैंगिक जनन। तो जनन कितने प्रकार का होता है, 3। हमें बात करनी है मानव की। हमें किसकी बात करनी है, तो मानव में कौन सा जनन होगा, लैंगिक जनन। लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन भी नहीं होगा मानव में, क्योंकि नर या मादा में से नर नर बच्चा पैदा नहीं कर सकता, ना मादा मादा बच्चा पैदा कर सकती है ना। तो कौन सा जनन होगा मनुष्यों में, लैंगिक जनन, जिसमें 2 जनक भाग लेंगे, एक तो नर और दूसरा कौन, मादा। ठीक है। अब देखिए कई जीव तो ऐसे होते हैं जहां आपने देखा होगा कि दोनों जनन अंग जो है वो एक ही जीव में पाए जाते हैं, जैसे केंचुआ। अब केंचुए में नर जननांग भी उसी जीव में होता है और मादा जननांग भी उसी में होता है। तो ऐसे जीव को हम क्या बोलते हैं, ऐसे जीव को हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल, द्विलिंगी। क्या कहते हैं उसको, तो कुछ जीव तो ऐसे होते हैं जिनमें नर और मादा जननांग जो है वो एक ही जीव में पाया जाता है, उसको बोलेंगे द्विलिंगी। और कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें नर जननांग अलग जीव में होता है और मादा जननांग अलग जीव में होता है, उनको हम क्या बोलेंगे, एकलिंगी। जैसे मैं बात करूं मनुष्य कैसा प्राणी है, एकलिंगी प्राणी है, नर जननांग अलग जीव में होता है और मादा जननांग अलग जीव में होता है। नीचे फिर एक लाइन लिखो, जनन 3 प्रकार का होता है, लाइन लिख लीजिए, कायिक जनन, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। चलो आगे नीचे, मानव एक लिंगी प्राणी है। मानव एक लिंगी प्राणी है। मानव एक लिंगी प्राणी है, अर्थात नर व मादा जननांग, अर्थात नर व मादा जननांग अलग अलग जीव में उपस्थित होते हैं। अर्थात नर व मादा जननांग अलग अलग जीव में उपस्थित होते हैं। अलग अलग जीव में उपस्थित होते हैं। अब एक और चीज यहां पे भी देखो, जनन तो करते हैं, अपने समान संतान तो पैदा करते हैं। संतान पैदा करने के फिर 2 तरीके, कुछ जीव तो क्या करते हैं, अंडे देते हैं, और कुछ जीव जो है वो अपने समान ही बच्चा पैदा करते हैं, जिसको अपन क्या बोल देते हैं, शिशु बोल देते हैं ना। अब जैसे मैं पक्षियों की बात करूं, कीटों की बात करूं, रेप्टाइल्स की मैं बात करूं, तो ये सारे के सारे क्या है, अंडे देने वाले जानवर। तो अंडे देने वाले जानवर को हम क्या कहते हैं, अंडज। क्या कहते हैं उसको, अंडज, ओविपेरस, उसको क्या कहा जाता है, अंडक। और कुछ जीव जो है वो शिशु पैदा करते हैं, अपने समान बच्चे को जन्म देते हैं। अब बेशक से आकार में वो छोटा होता है ना, और उसको हम क्या कहते हैं, उनको कहा जाता है जरायुज, विविपेरस। क्या कहते हैं उनको, जरायुज। मुझे बताओ मनुष्य अंडा देता है, तो मनुष्य क्या है, जरायुज प्राणी है, यानी कि वो अपने समान संतान को उत्पन्न करता है। एक लाइन और लिखो, मानव एक जरायुज प्राणी है। मानव एक जरायुज प्राणी है। मानव एक जरायुज प्राणी है।
अर्थात अपने समान शिशु को जन्म देता है, अर्थात अपने समान शिशु को जन्म देता है, अर्थात अपने समान शिशु को जन्म देता है। कितने स्टेप में होता है भाई जनन? लिखो नीचे, जनन की निम्न प्रक्रिया है, जनन की निम्न प्रक्रिया है। अलग अलग स्टेप में जनन होता है, जनन की निम्न प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रियाएं हैं? देखिए, एक एक के नाम लिख रहा हूं मैं, आप ध्यान से सुनिए। सबसे पहला जो जनन की प्रक्रिया होती है वो क्या होता है? सबसे फर्स्ट स्टेप होता है युग्मक निर्माण। दिख रहा है? ये नहीं दिख रहा? दिख रहा है? चलो, सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है युग्मक निर्माण। क्या बोलते हैं उसको? युग्मक निर्माण। सबसे फर्स्ट जो स्टेप होता है वो होता है युग्मक निर्माण, जिसको अपन नाम देते हैं गैमेट फॉर्मेशन। अब गैमेट्स फॉर्मेशन जो होते हैं वो देखो, दो अलग अलग जीव हैं तो दो अलग अलग ही गैमेट्स बनेंगे। किसके अंतर्गत कौन सा बनता है? तो नर में तो क्या बनता है? नर में तो बनता है नर युग्मक। नर में तो क्या बनता है? तो नर में तो बनता है नर युग्मक, जिसको अपन नाम देते हैं। नर में तो कौन सा बनता है? नर युग्मक। ठीक है, और नर युग्मक का नाम क्या होता है? नर युग्मक का नाम होता है शुक्राणु। नर युग्मक का नाम क्या है? शुक्राणु। दूसरा, मादा में क्या बनेगा? मादा में बनेगा मादा युग्मक, जिसको अपन क्या कहते हैं? अंडाणु। इसको नाम दिया जाता है। तो सबसे पहली चीज तो हुई जनन की प्रक्रिया में, पहला जो स्टेप होता है वो कौन सा है? युग्मक निर्माण, गैमेट्स फॉर्मेशन। अब युग्मक बनने के बाद युग्मक एक दूसरे से मिलेंगे तो इनमें मोटाइल कैपेसिटी जो होती है, यानी कि गति करने की जो क्षमता होती है, वो केवल एक में ही होती है। और वो किस में होती है? शुक्राणु के अंतर्गत। तो शुक्राणु जो है वो गति करता हुआ, स्थानांतरित होता हुआ कहाँ पहुँचता है? मादा जनन मार्ग तक पहुँचता है। और उस क्रिया को क्या कहा जाता है? उस क्रिया को आप नाम दोगे युग्मक स्थानांतरण। क्या कहोगे उसको? उस क्रिया को नाम दिया जाता है युग्मक स्थानांतरण, या एक ही शब्द के रूप में अगर मैं इसको लिखूं तो इसे कहा जाता है वीर्य सेचन। क्या कहते हैं इसको? वीर्य सेचन के नाम से हम इसको क्या करते हैं? जानते हैं। इंसीमेशन। इसमें क्या होगा? नर युग्मक जो है वो कहाँ पहुँचता है? मादा जनन मार्ग तक पहुँचता है। उसके बाद जब वहाँ पहुँच जाएगा तो ये दोनों आपस में मिलेंगे, और दोनों के मिलने की क्रिया को क्या कहा जाता है? निषेचन। दोनों के मिलने की क्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन। जब हो जाएगा तो दोनों से एक संरचना बनेगी, और उस संरचना का नाम क्या होता है? युग्मनज। उस संरचना का नाम क्या है? युग्मनज होता है। बन गया युग्मनज। अब युग्मनज 3 दिन तक ऐसे ही पड़ा रहता है, और 3 दिन बाद उसमें एक विभाजन होता है। कौन से प्रकार का? तो उसमें 3 दिन बाद एक विभाजन होता है, जिस विभाजन का नाम होता है विदलन। एक इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना, विदलन किस प्रकार का विभाजन है? तो विभाजन 2 ही तरीके के होते हैं, या तो समसूत्री या फिर अर्धसूत्री। ये कौन सा है? ये है समसूत्री प्रकार का। कौन से प्रकार का है ये? समसूत्री प्रकार का विभाजन होता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जिस कोशिका में विभाजन होगा उससे जो नई कोशिकाएं बनेंगी उनमें गुणसूत्रों की संख्या अपनी मदर सेल्स जो है मातृ कोशिका के क्या होंगी? समान। जैसे मान लीजिए किसी 2n सेल्स में विभाजन हुआ, जिससे किसी में हुआ 2n, किसी सेल्स में विभाजन हुआ, यानी कि इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 2n। और इसमें कौन सा विभाजन कर दिया हमने? समसूत्री विभाजन कर दिया। तो जो नई कोशिकाएं बनेंगी उनमें भी गुणसूत्र कितने होंगे? 2n ही होंगे। और अगर n रह जाए तो फिर अर्धसूत्री विभाजन। n रह जाए तो अर्धसूत्री। तो उसके बाद युग्मनज बनने के बाद क्या होता है? एक विभाजन, और उस विभाजन का नाम क्या है? विदलन विभाजन। कैसे प्रकार का होता है? समसूत्री। विदलन विभाजन होने के बाद एक स्ट्रक्चर बनती है जिसका नाम होता है कोरक पुटी। क्या कहते हैं उसको? कोरक पुटी। तो कोरक पुटी का क्या हो जाएगा? उसके बाद निर्माण हो जाएगा। तो ये बन गई कोरक पुटी। निर्माण किसका हो गया? कोरक पुटी का। ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं इसका क्या हो गया? निर्माण। अब ये धीरे धीरे डेवलप होगी, और इसके डेवलप होने से किसका निर्माण होगा? भ्रूण का। भ्रूण का फिर क्या होगा? अंतररोपण।
क्या होता है? भ्रूण का अंतरोपण। अंतरोपण का मतलब ये माँ का जो गर्भाशय होगा उसके साथ क्या होगा? जुड़ जाएगा। और जुड़ने के बाद किसका निर्माण होता है? अपरा या प्लेसेंटा का। किसका निर्माण होता है फिर? अपरा या प्लेसेंटा बनती है। और उस प्लेसेंटा के बाद आता है कि इसका विकास होगा। विकास की प्रक्रिया जो होती है उसको नाम क्या देते हैं? गर्भ अवधि कहा जाता है, जो हर जीव के अंतर्गत अलग अलग होती है। मनुष्यों के अंतर्गत कितने दिन है? 270 से 290 दिन, या फिर सीधा सीधा आप याद रखते हो 9 माह। कितना होता है? 9 माह। जानवरों में ये 10 से 11 माह तक भी हो सकता है। और गर्भ अवधि जिस दिन पूरी हो जाएगी उस दिन शिशु का क्या हो जाएगा? जन्म। तो शिशु के जन्म की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या नाम देते हैं? उसे कहा जाता है प्रसव। क्या कहते हैं उसको? प्रसव। तो जनन की जो प्रक्रिया है उसमें कितने स्टेप होते हैं? पहला युग्मक निर्माण, दूसरा पहला कौन है? युग्मक निर्माण, दूसरा कौन है? युग्मक स्थानांतरण, तीसरा कौन है? निषेचन, चौथा युग्मनज, युग्मनज से विदलन, विदलन से क्या हुआ? कोरकपुटी, कोरकपुटी में क्या हुआ? अंतरोपण। क्या हुआ? अंतरोपण। अंतरोपण में कौन बनी? प्लेसेंटा, अपरा बनी। उसके बाद कौन आया? गर्भावधि। और जिस दिन गर्भावधि पूरी होगी उस दिन प्रसव हो जाए। लिखो पहले, फर्स्ट लिखो युग्मक निर्माण। पहला जो स्टेप होता है वो क्या है? युग्मक निर्माण। और इसमें लिखो नर युग्मक शुक्राणु का, नर युग्मक शुक्राणु, ऐसे लिखो। हाँ, नर युग्मक शुक्राणु व मादा युग्मक अंडाणु का निर्माण। नर युग्मक शुक्राणु व मादा युग्मक अंडाणु का निर्माण। दूसरा युग्मक स्थानांतरण या वीर्य सेचन। युग्मक स्थानांतरण या वीर्य सेचन। युग्मक स्थानांतरण या वीर्य सेचन। और इसमें क्या होगा? नर युग्मक का मादा जनन मार्ग तक पहुंचना। नर युग्मक, या कोष्टक में लिख सकते हो सीधा सीधा शुक्राणुओं का स्थानांतरण। नर युग्मक का स्थानांतरण, नर युग्मक का मादा जनन मार्ग तक पहुंचना। तीसरा निषेचन। तीसरा क्या है? निषेचन। और निषेचन में क्या होगा? नर व मादा युग्मकों का संलयन, मिलना। नर व मादा युग्मकों का संलयन। चौथा युग्मनज। चौथा युग्मनज। इसको तो ऐसे ही कर दो, युग्मनज का निर्माण, बस युग्मनज का निर्माण। उसके बाद विदलन। विदलन, और ये क्या है? युग्मनज में होने वाला प्रथम समसूत्री विभाजन। युग्मनज में होने वाला प्रथम समसूत्री विभाजन। युग्मनज में होने वाला प्रथम समसूत्री विभाजन। उसके बाद कोरकपुटी का निर्माण। कोरकपुटी का निर्माण। कोरकपुटी का निर्माण, और इसको भी ऐसे ही रहने दो, बस कोरकपुटी का निर्माण ही। उसके बाद अंतरोपण। उसके बाद कौन है? अंतरोपण। 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 और अंतरोपण में किसका निर्माण होगा? लिख लीजिए, एक लाइन लिखो पहले तो। भ्रूण का
मां के गर्भाशय के साथ जुड़ना, भ्रूण का मां के गर्भाशय के साथ जुड़ना, भ्रूण का मां के गर्भाशय के साथ जुड़ना। एक लाइन और भी लिख लीजिए इसी में, अपरा या प्लेसेंटा का निर्माण, अपरा या प्लेसेंटा का निर्माण। जानते हो ना प्लेसेंटा, जैसे जानवरों में देखा होगा ना, जेर जिसको बोल देते हैं अपन, वो प्लेसेंटा होती है, ऐसी हमारी बॉडी में भी होती है। अपरा या प्लेसेंटा का निर्माण। और उसके बाद लिखो गर्भ अवधि, गर्भ अवधि, गर्भ अवधि। और गर्भ अवधि क्या है? भ्रूण के परिवर्धन का समय। गर्भ अवधि है भ्रूण के परिवर्धन का समय, भ्रूण के परिवर्धन का समय जिसमें वो डेवलप होता है। और लास्ट लिख लो प्रसव। लास्ट क्या है? प्रसव, शिशु के जन्म की प्रक्रिया। लास्ट है प्रसव, शिशु के जन्म की प्रक्रिया, शिशु के जन्म की प्रक्रिया। क्लियर? ये स्टेप होंगे, कोई डाउट यहां तक? नहीं। तो अब मानव में जो जनन तंत्र है उसको कितने भागों में बांटा है भाई? 2 भागों में। कौन कौन से? एक तो नर जनन तंत्र और एक मादा जनन तंत्र। लिखो, मानव में जनन तंत्र को 2 भागों में बांटा गया है। मानव में जनन तंत्र को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? पहला नर जनन तंत्र और दूसरा मादा जनन तंत्र। पहला है नर जनन तंत्र और दूसरा है मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र। नर जनन तंत्र के कितने भाग बनाए गए वो नीचे लिखो, हेडिंग डाल दो नर जनन तंत्र। अब इसको पढ़ेंगे, ये है सबसे मेन, यहां से शुरू होता है नर जनन तंत्र। कितने भागों में बांटा गया है भाई? देखो, इसको आप अपनी सुविधा के हिसाब से भी बांट सकते हो। साइंस में कितनी भागों में बांटा गया है उस पे मत जाना आप, इसको आप अपनी सुविधा के अनुसार हम इसको बांट सकते हैं कई भागों में। अब मैं मेरी सुविधा के अनुसार बांट देता हूं, देखो आप भी वैसे ही लिख लोगे फिर, है ना? हंसने की बात नहीं है इसमें, सुविधा तो हमारी देखी भाई, हमको याद होना चाहिए किस हिसाब से पूछ रहे हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना? तो मेनली साइंस के हिसाब से बता रहा हूं मैं कितने भागों में बांटा गया है, 4 भाग। कौन कौन से? नर जनन तंत्र में सबसे पहला जो होता है उसको हम नाम देते हैं प्राथमिक। क्या कहते हैं उसको हम? प्राथमिक, या फिर इसको कहा जाता है मुख्य जनन अंग। प्राथमिक या मुख्य जनन अंग हम इसको कहते हैं, ठीक है? दूसरा जो भाग हमने बनाया है वो कौन सा है? दूसरा जो भाग हमने यहां पे बनाया है उसको हम नाम देते हैं सहायक जनन अंग। क्या कहते हैं उसको? बात नहीं, मैं इतना शरीफ नहीं हूं जितना दिख रहा हूं, इससे पूछ लेना। और कभी मेरे को नया समझ रहे हो, एक पुराना तू भी तो लग रहा है मेरे को कॉर्नर में, नहीं, और नया भी नहीं हूं मैं। कभी आप सोच रहे हो कि नए नए सर है, मज्जी ले ले सर की, तो क्या कह रहा है?
बोल दे, पेट में दर्द हो जाएगा, बता दे यार। अच्छा, दूसरा कौन सा है? सहायक जनांग, ठीक है। और तीसरे की बात करें तो तीसरे को हम नाम देते हैं बाह्य जनांग। तीसरे को हम क्या कहते हैं? बाह्य जनांग कहा जाता है इसको, ठीक है। और चौथे को हम नाम देते हैं सहायक जनन ग्रंथियां। फोर्थ जो पार्ट बनाया है उसको हम क्या कहते हैं? सहायक जनन ग्रंथियां कहते हैं। अब देखिए, इनके नाम से आपको पता चल जाएगा। प्राथमिक या मुख्य यानी कि सबसे मेन जो जनन अंग है किसी भी मेल के अंतर्गत, तो वो कौन सा होता है? वो होता है उसका वृषण, टेस्टिस जिसको अपन नाम देते हैं। ये सबसे मेन जननांग होता है किसी भी मेल का, तो ये वृषण, ठीक है। उसके बाद दूसरे की अगर हम बात करें तो सहायक जननांग कौन है? ये वो है जो वृषण की क्या करते हैं? हेल्प करते हैं, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? सहायक। या ये भी कह सकते हैं जो जनन में सहायता करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? सहायक जननांग कहते हैं। और इसमें कौन कौन आते हैं? इसमें आता है अधिवृषण। इसमें कौन आता है? अधिवृषण। इसके अलावा शुक्रवाहिनी। कौन आता है? शुक्रवाहिनी। और इसके अलावा शुक्राशय। इसके अलावा कौन आता है? शुक्राशय। तो अधिवृषण, शुक्रवाहिनी और शुक्राशय, ये वृषण की हेल्प करते हैं, इसलिए इनको क्या माना गया है? सहायक जननांग। फिर अगला आता है बाह्य जननांग। बाह्य जननांग वो होता है जो बॉडी से बाहर होता है, और बॉडी से बाहर जो है वो क्या कहलाता है? उसका नाम होता है शिशन। क्या कहते हैं उसको? शिशन, पेनिस जिसको कहा जाता है। और एक अब ग्रंथियां हैं जो जनन में क्या करती हैं? हेल्प करती है। और जनन में हेल्प करने वाली ग्रंथियां जो पुरुषों में पाई जाती है उसका नाम, हिंदी में इसका नाम होता है पुरास्थ। अब देखो, इतनी हिंदी भी याद नहीं करनी है आपको जितनी हिंदी मैंने लिखी है आपके लिए, क्योंकि आपने कहा सर हम हिंदी के हैं, तो मैंने शुद्ध हिंदी लिख दी एकदम से। हाँ, पुरास्थ, ठीक है। बाकी इसका नाम आप क्या याद रखते हो? प्रोस्टेट ग्रंथि। इस नाम से जानते होगे आप इसको। कौन सी ग्रंथि? प्रोस्ट। भाई आपने कहा सर हम हिंदी के हैं तो शुद्ध हिंदी पढ़ लो आप, मेरी तरफ से तो मैं शुद्ध हिंदी में लिख दूंगा। बाकी अपन तो हिंदी इंग्लिश सब पढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो पुरास्थ हो गया, जिसको नाम क्या देते हैं अपन? प्रोस्टेट ग्लैंड के नाम से हम जिसको जानते हैं। और एक ग्रंथि और पुरुषों में पाई जाती है जिसको नाम दिया जाता है काउपर ग्रंथि। क्या कहते हैं? काउपर ग्रंथि कहते हैं। इसी ग्रंथि का एक दूसरा नाम भी है जो मैं आपको बाद में लिखवाऊंगा, इसे कहा जाता है बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि। क्या कहते हैं इसको? बल्बो यूरिथ्रल क्यों कहते हैं? क्योंकि इस तरीके से हमारा जननांग होता है, और इस जननांग के अंतर्गत ये स्ट्रक्चर जो है ना, ये यहाँ पे पाई जाती है इस तरीके से, बल्ब के जैसी। जैसा बल्ब होता है ना, उस बल्ब के जैसी होती है ये, इसलिए इसको नाम क्या दे दिया? बल्बो यूरिथ्रल। यूरिथ्रल क्यों कहा? क्योंकि यूरिन का जो रास्ता होता है उसके पास स्थित होती है, तो बल्ब के जैसी होती है और यूरिन के मार्ग पर उपस्थित होती है, इसलिए नाम क्या दे दिया इसको? बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि इसको कह दिया है। क्लियर है? लिखो नीचे, सबको ऐसे कि ऐसा लिखो आप, बिल्कुल सबको बिल्कुल इसी तरीके से लिखना है आपको।
हो गया भाई। चलो तो अब एक डायग्राम बनाते हैं, उस डायग्राम से समझेंगे अपने इसको। चेंज कर दूं? जोर से मार, ऐसे नहीं सुनेगी। हाँ, पेन ले, पेन की ऐसे नोक करके ना फिर दे। हाँ भाई, कर दूं चेंज? चलिए, अब देखिए इसका डायग्राम कैसा होता है। एक डायग्राम बनाते हैं, रफ डायग्राम। आप अभी मत बनाना, क्योंकि मुझसे गलत बन गया तो फिर आपका गड़बड़ हो जाएगा। मेरे पास तो मिटाने का तरीका है, आप क्या करोगे फिर? यार एक तो ये है ना, मानता नहीं है। हेलो, हाँ जी, नमस्ते। हाँ भाई, अब यार ये पेन ही नहीं बदल रहा है, ये देखो। भाई चेंज हो जाना यार।